नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महादेव इंडिया। दोस्तों, आज हम यहां पे मौजूद हैं नोएडा में और यहां पे आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कोरोना का जो काल चल रहा है, तो कोरोना के काल में एक ऐसे शख्स, मैं नोएडा की बात करूंगा, नोएडा के एक उभरते हुए युवा नेता और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नोएडा के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री माननीय श्री गणेश जाटव जी। तो वक्त को हम बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले सर का हम स्वागत करेंगे और स्वागत के साथ ही इनका हम आगे कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे, आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं महादेव इंडिया के चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे साक्षात्कार को अपने चैनल पर प्रसारित करने का निर्णय लिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम, सर का मैं बता दूं शेड्यूल बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, बट फिर भी उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको मैं आपको सबसे पहले अपने जो प्रोग्राम होता है उसका मैं रूल बताता हूँ आपको। हमारे जो प्रोग्राम का रूल होता है, सबसे पहले तो आपको अपने बारे में इन शॉर्ट में हमारे दर्शकों को थोड़ी बहुत नॉलेज देनी होगी। आप अपने परिचय हमारे दर्शकों को। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मेरे परिवार में वैसे तो कोई नेता नहीं है, लेकिन सामाजिक मेरे अंदर सेवा करने का भाव जो है वो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों में जितने भी रहे उनके संस्कार में मुझे मिला है। उसी को मैं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अपना जीवन अगर यथार्थ करना है, आपको सार्थक करना है, तो उसके लिए समाज सेवा और गरीबों की सेवा में सबसे बड़ा धर्म समझता हूँ। और आज के कोरोना काल में ये संकट मैं नहीं समझता कि कभी दोबारा जीवन में आए, तो ऐसे संकट में मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो ये मैं अपने आप को भगवान के दूत के रूप में अपने आप को समझता हूँ। और मैंने जितनी भी सेवा करी है वो मैं अपना धर्म और अपना फर्ज समझता हूँ कि मानव जीवन के अंदर हमेशा हर व्यक्ति के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएं। तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम नोएडा महानगर के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा इस विषय में और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना का संकट है जो जल्दी खत्म हो। जी, पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है सर कि जल्द से जल्द ये कोरोना का जो महामारी चल रही है पूरा दुनिया फिर से एक बार स्वस्थ हो जाए, पहले की तरह पूरा इंडिया जो पूरा वर्ल्ड पूरा बहाल हो जाए। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक सामान्य परिवार से आते हैं और आप दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और एक कार्यकर्ता है यहाँ पे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी एंट्री किस तरीके से, पॉलिटिकल आपकी जो जर्नी है स्टार्ट किस तरीके से हुई? देखिए, पॉलिटिकल जर्नी का तो हम छात्र राजनीति के अंदर जो हमारे छात्र राजनीति में जो उनके इश्यूज थे उनको लेकर हम अपने कॉलेज में छात्रों की आवाज़ को उठाने का कार्य करते थे। वहीं से हमारे अंदर एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन आया कि हमें भी देश की राजनीति में अपना योगदान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को राजनीति में अपना योगदान देना चाहिए, जब भी हम बेहतर भविष्य और बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। मैं पहले तो छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना जीवन शुरू करा, फिर छात्र जीवन में मैंने अपने जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। उसके बाद में युवा मोर्चा के तौर पे पार्टी के अंदर रहा, विभिन्न पदों पर मैं जाकर बड़े बड़े पदों पर अपनी मेहनत से सुशोभित हुआ। मेरे परिवार में कोई राजनीति में तो था नहीं, लेकिन मैं पार्टी मेरी मेहनत को देखती गई, मैं आगे बढ़ता गया और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे सौभाग्य मिल रहा है कार्य करने का। और मैं माननीय मोदी जी की प्रेरणा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और उनकी कार्यशैली के सामने अपने आप को तो मैं एक बहुत छोटा सा अंग समझता हूँ, लेकिन मैं अपने आप में गर्व इसलिए महसूस करता हूँ कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 7 वर्षों से निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो अपने आप में अभूतपूर्व है और आपको परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है। जो 70 सालों से जंग लगा पड़ा था, हमारे देश का जो ढांचा था, उस जंग को किस तरीके से उन्होंने पिछले 7 वर्षों में हटाकर एक नए भारत का निर्माण करा है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति के अंदर ही परिवर्तन नहीं, देश के अंदर ही कोई परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे डिफेंस के सेक्टर में हो, छात्रों के जीवन में हो। तो ये सारे सेक्टर जो है उन्होंने उनको टच करने की कोशिश की और सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय पहले भी रखी थी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उन सभी को सार्थक कर रहे हैं, यथार्थ कर रहे हैं और जनता को, हर वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जल्द ही हम बहुत अच्छे नए भारत का निर्माण देखेंगे और विश्व के पटल पर फिर से भारत की जय जयकार होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
जी, हिंदुस्तान का सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर जो है वो नोएडा ही है, और सर आप उस नोएडा के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके जिला महामंत्री बनने के बाद नोएडा के लिए जो आपने सेवा की, जिस तरीके से आपने जो जनता के लिए क्या किया, बीजेपी के लिए किस तरीके से आपको बीजेपी का जो प्रचार परचम आपने लहराने की कोशिश की आपके जिला महामंत्री बनने के बाद? देखिए, मेरे जिला महामंत्री बनने के बाद तो दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये हुआ कि कोरोना का काल जो संकट था पूरे देश के अंदर, वो बहुत चरम पे था और ये चैलेंज भी हमें मिला। हम इसको स्वीकार करते हैं, हमने स्वीकार भी किया। महेश शर्मा जी हमारे माननीय पूर्व मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जब कोरोना का काल चला और पूरे भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन हुआ, तो उन्होंने अपने महामंत्रियों को बुलाया, संगठन के हमारे अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी को बुलाया और बैठकर एक चर्चा की कि हम किस तरीके से यहाँ पर मजदूर और गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनकी किस तरीके से मदद करें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करने की दृष्टि में थे, पैदल चल रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुरानी तस्वीरों को ताज़ा करेंगे तो दर्द उभर के बाहर आएंगे। लेकिन हमने प्रण लिया और प्रण लेने के बाद में जिला महामंत्री के तौर पे, चलिए मेरा सौभाग्य रहा, लेकिन एज मैं अगर मुझे सेवा करने का मौका व्यक्ति के रूप में मिलता तो मैं करता। तो मैं महामंत्री के रूप में जो चैलेंज मिला, वो चैलेंज हमने पूरे 52 दिन मोदी किचन चलाकर किया। और मोदी किचन चलाकर हमने लगभग हर रोज हम 50,000 लोगों को भोजन पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद में माननीय मंत्री महेश शर्मा जी ने कहा कि भाई प्रवासियों के लिए भी हम कुछ करते हैं। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमने प्रवासियों के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में, मैं आपको कुछ वीडियोस दे दूंगा, हमारी डिजिटल ई बुक बनी है जिसमें सर्वप्रथम जो नोएडा महानगर का नाम उसमें आया भाजपा संगठन की तरफ से, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमने प्रवासियों की बहुत बड़ी भारी संख्या में मदद की, उनको घर पहुंचाने का काम, उनके चेहरे पर खुशी देने का काम किया। तो मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होने के नाते इसका श्रेय दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा जो सेटअप है वो हमारी पूरी पार्टी ने सेट किया। हमारे महेश शर्मा जी ने किया, पंकज सिंह जी ने किया, मनोज गुप्ता जी ने किया, मैं खुद महामंत्री के तौर पर था, और हमारे प्रेरणा के स्रोत तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और इसका लोहा पूरे विश्व ने माना है कि भारत इस कोरोना काल के संकट में भी स्तंभ के रूप में खड़ा रहा। तो ये हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन खतरा कम नहीं हुआ, खतरा अभी बहुत है। मेरा तो निवेदन है सभी दर्शकों से, आपके महादेव चैनल के माध्यम से, जो आपने मुहिम चला रखी है कि ऐसे कोरोना योद्धाओं को बाहर निकालकर उनकी जो है आप पब्लिक से उनको रूबरू करा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे समाज सेवा के क्षेत्र में वो लोग और आगे जाएं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस कोरोना के जो पीरियड में अभी खतरा टला नहीं है, वैक्सीन उसकी बनी नहीं है, अभी उसमें सरकार पूरा निरंतर काम कर रही है और सभी लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, हाथ धोना जरूरी, इन सारे नारों को भी जरूर हम इम्प्लीमेंट में लाएं, तो अभी हम इस कोरोना से बच सकते हैं। जी सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश और अपने केंद्र में बात करूंगा तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। यूपी में योगी जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, केंद्र में मोदी जी भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं नोएडा की पर्सनली बात आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नोएडा के जिला महामंत्री हैं। सर, नोएडा के लिए योगी जी की सरकार ने पर्सनली, मैं मोदी जी को 2 मिनट के लिए साइड करके मैं बात करूंगा, योगी जी ने पर्सनली नोएडा के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया, उनके आने के बाद नोएडा में कितने बदलाव आएंगे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मोदी जी तो सबके नेता, लेकिन योगी जी भी उत्तर प्रदेश के जन के नेता। मैं आपको नोएडा ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के विषय में बताऊंगा कि जो हमारा कोविड का रेशियो है वो अपने हाल के प्रदेश दिल्ली से ही अगर हम मैच करें तो दिल्ली की जनसंख्या जो है 4 करोड़, हमारी जनसंख्या 22 करोड़। 22 करोड़ और 4 करोड़ के रेशियो में अगर आप तुलनात्मक प्रतिशत निकालें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत बहुत कम है। हम ये नहीं कहते कि वो प्रतिशत जो है होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। मोदी जी, योगी जी ने जो उस पर किया, योगी जी ने नोएडा के लिए, पहले मैं बता देता हूँ, नोएडा के लिए सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया और यहाँ पर सेक्टर 125 में टाटा कंसल्टेंसी के साथ में मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़े कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया। यहाँ के प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटलों से अनुरोध किया कि आप भी अपनी सेवा जो है प्राइवेट सेक्टर से हटकर निजी क्षेत्र में दें, लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करें। उसका सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट मैं आपको बताता हूं कि आज आप मानक के अनुसार गूगल सर्च करके देखिए, गूगल के अंदर अगर मृत्यु दर का आंकड़ा है और रिकवरी रेट का आंकड़ा है, सबसे बेहतर अगर रिकवरी रेट का आंकड़ा है तो वो नोएडा का, और मृत्यु दर में भी अगर सबसे कम आंकड़ा है तो नोएडा।
तो इसका जो श्रेय जाता है ये माननीय योगी जी के नेतृत्व को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने पर्सनली यहाँ पर जो है कोविड के क्षेत्र को लेकर उन्होंने खुद उसकी मॉनिटरिंग करी और यहाँ पर जो है जहाँ भी जिस भी चीज़ की आवश्यकता हुई उससे, क्योंकि जरूरत इस चीज़ की थी कि दिल्ली से बहुत भारी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे थे और पलायन कर रहे थे तो बहुत बड़ा खतरा जो है वो नोएडा से होकर गुजरता, वो उत्तर प्रदेश के अंदर जाता। तो इसीलिए योगी जी ने जो है हमारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में पूरा प्लानिंग करके इसको करा। और हमारे प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि प्रशासन ने इसमें पूरी भूमिका निभाई है। सामाजिक क्षेत्र के लोग तो लगे ही रहे, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में भी चाहे वो नर्सिस हों, डॉक्टर हों, पुलिस वाले हों, सफाई कर्मचारी हों, इसका श्रेय सबको जाता है। और श्रेय देखिए हमारे मुखिया हैं योगी जी, तो हमारे डेफिनेटली हम उनके लिए धन्यवाद करेंगे और उन्हीं के प्रेरणा से ये सारा कुछ हो रहा है। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि नोएडा एक डेवलपमेंट सिटी है, यहाँ पे काफी एजुकेटेड लोग रहते हैं क्योंकि दिल्ली इंडिया की राजधानी से ये सटा हुआ है, दिल्ली एनसीआर भी उसको बोलते हैं। सर अगला आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले विधानसभा के, आप लोगों की रणनीति क्या होगी आने वाले टाइम में? किस तरीके से आप आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है सर, जो विपक्षी पार्टियां गठबंधन भी कर सकती है, एक साथ भी रह सकती है, आप लोग उन लोगों के मुकाबले आप खुद को किस एंगल पे आप लोग देखते हैं और आपकी रणनीति क्या होगी आने वाले टाइम में? किस तरीके से क्या दोबारा योगी लाने के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए? देखिए गुप्ता जी, रणनीति तो विपक्ष बनाए जी, हम तो काम कर रहे हैं तो काम जनता के सामने है, हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग काम करते हैं उनको रणनीति की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने निरंतर पद पर काम करते रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्राइम रेट कम नहीं हुआ? क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं हुई? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का जो नारा था, क्या वो सार्थक नहीं हुआ? कहाँ किसानों की जो भूमि का रेट जहाँ पहले औने पौने दामों पे आप देख सकते हैं हमारे नोएडा के अंदर ही, कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आज भी बायर्स अपने फ्लैटों के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी सरकार ने, हमें गर्व होता है कि 13 बिल्डरों को जेल के अंदर डाला। आज भूमाफिया जो है वो बगले झाँक रहे हैं। आज जितने भी अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। आज जितने भी हमारे भूमाफिया रहे या कुख्यात माफिया रहे, आप देख सकते हैं आज उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का और उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। वो किसका पैसा था? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि आज योगी जी अगर इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ये जनता का पैसा था, जनता के लिए कर रहे हैं। तो हमें नीति हमें तैयारी करने की या उसकी आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा जनता अपने आप निर्णय लेगी। आज जिन लोगों को गठबंधन की याद आ रही है, कल वो सबसे बड़े दुश्मन थे। आज गठबंधन करें, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। वो अपना राजनीतिक एजेंडा उनका अपना चला सकते हैं, लेकिन नीति बनाने का, रणनीति बनाने का काम वो करें। हमारे तो नेता जितने भी हैं ऊपर से लेके नीचे तक, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना संगठन के रूप में अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और संगठन के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को हम निरंतर करते हैं। और संगठन के ही साथ साथ आज कोरोना में आप बताइए सबसे बड़ी सेवा का कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा किसने किया है? हम पूछना चाहते हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से, पूरे देश की जनता से आपके माध्यम से। तो ये सारे काम जो है ये इतने बड़ी संख्या पे, देखिए आपने योगी जी की बात करी है तो मैं योगी जी के विषय में बता रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सही मायने में अगर योगी जी हर वर्ग को साधने का काम कर रहे हैं और हर वर्ग को न्याय का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि धनबल, बाहुबल और जितना भी लोगों की जो गलत भावना थी, उन भावनाओं के आज अंकुश लगाने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी बधाई देनी चाहिए। और हमारी यही रणनीति है कि हम स्वच्छ नेतृत्व उत्तर प्रदेश को देते हैं। सर इस वक्त आप नोएडा के जिला महामंत्री हैं, आने वाले टाइम में आपकी पर्सनल रणनीति क्या होगी? आने वाले टाइम में आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मैं देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत का बनते हुए देखूं। उसके लिए मुझे जितना भी प्रयास पार्टी के लिए देना, समर्पण देना, मैं देश के लिए समर्पित हूँ, मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ, मैं माननीय योगी जी के लिए समर्पित हूँ कि उन्होंने जो है हमारी देश के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश को एक मानक के रूप में उभारा है। आज जो है कोरोना काल हो गया, लेकिन इससे पहले कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीटिंग हुए हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम योगी जी ने किया है। अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के एक से लेके हमारे हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने उन्होंने अंत्योदय कार्य किए हैं। अभी हाल फिलहाल में आज किसानों के प्रीमियम मूल्य का देख लीजिए,
किसानों के साथ न्याय करने का देख लीजिए। इससे पहले डिफेंस सेक्टर में बहुत भारी कमी थी, उनके पास में कपड़े नहीं होते थे, गन नहीं होती थी। आज हमारा देश खुद गन बनाने का काम मेक इन इंडिया पे कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर अगर कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का कार्य किया, 35 से हटाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उससे उलट हम चले जाए एनपीए, एनपीआर, इसके ऊपर जो है हमारे जो देशों के अंदर भाई बहन रहते हैं जो हिंदू भाई हैं, तो उनको लाने के लिए, उनका कानून बनाने के लिए किसने पहल की? मैं पूछता हूँ, आयुष्मान भारत के अनुसार गरीब आदमियों को रोजगार, जो स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य किसने किया? उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी गरीब गृहिणियों को जो खांसी, जो पूरे दिन भर लकड़ियाँ बीनती थी, उनको जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से किसने न्याय देने का काम करा? जननी सुरक्षा योजना का किसने काम किया? अंत्योदय, जो हमारा जो खाद्य हमारे घरों में यूज होता है, जो खाने का राशन जो हमारा कोटे की दुकान से मिलता है, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? तो बहुत काम है, काम गिनाने के लिए हमारे पास में कोई कमी नहीं है। आज शिक्षा के क्षेत्र में लगा लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर नई नीति का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कितने सेक्टर हैं जिस सेक्टर के अंदर आप कहेंगे मैं उसी सेक्टर का आपको आंकड़ा पढ़ा दूंगा। ये आंकड़े भर नहीं है, ये जो है नए भारत के निर्माण की तरफ जो शक्ति से लिए गए कदम है, जिनकी आवश्यकता पिछले 70 वर्षों में थी, वो आज यथार्थ होते नजर आ रहे हैं। और इसके लिए हर व्यक्ति अपने आप को समर्पित देशभक्ति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। सर, अंत में जाते जाते हम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। इस वक्त जो भी हमारे महादेव इंडिया के दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो खासकर के युवा वर्ग है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? दो शब्द। देखिए, मैं युवा वर्ग से जरूर कहूँगा कि आप जो है हर फील्ड में, आप सभी के अंदर क्षमता है, आप अपने अपने फील्ड में, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक फील्ड को पकड़िए और उसी के अंदर सारे युवा लग जाइए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और मेरी भी स्वयं सोच है कि आप जहाँ भी जिस सेक्टर में भी आप अपना काम कर रहे हैं उसको लक्ष्य तक पहुँचाने का काम करें। जब तक आप अपना उद्देश्य नहीं बनाएंगे, जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। मेरे सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि गलत दिशा में जाने से अच्छा है कि हम जो है एक ऐसी लाइन पकड़ें जिस लाइन से जो है हम स्वयं अपनी तो इच्छा पूर्ति करें सामाजिक जीवन की, लेकिन देश के लिए हम क्या कर रहे हैं इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और युवाओं की सोच ही देश को बदल सकती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितना युवा है वो युवा पूरे विश्व के अंदर नहीं है। और हमारे देश को युवा देश इसलिए कहा जाता है। आज आंकड़ा अगर युवा दृष्टि से देखा जाए तो चाइना के अंदर बच्चे पैदा करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर तो युवाओं की एक फौज है और हर युवा अपने आप में बहुत कामयाब है। हमारा एक छोटा सा किसान का बच्चा जो है वो पानी से चलने वाली बिजली की मशीन बना देता है। हमारे सूर्य की लाइट से चलने वाले जो है सोलर पंप बना देता है। तो हमारे यहाँ पर जो मोटरसाइकिल के इंजन से हेलीकॉप्टर उड़ा देने का काम करते हैं। तो ये देश के अंदर की प्रतिभा है और हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए निकाल देता। ये हर युवा के अंदर बसता है और हर युवा के अंदर नया जोश बसता है। और नया जोश हम तभी कर सकते हैं जब हम अच्छे नेतृत्व के रूप में काम कर रहे हों। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में पूरा भारतवर्ष और पूरे देश के युवा नई दिशा, स्टार्टअप इंडिया, मैं बहुत कितने गिनाऊं, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, जो युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से आपको अभी 20,00,000 करोड़ का पैकेज आया। एमएसएमई के माध्यम से नए युवा जो रोजगार करना चाहते हैं वो आप अपना लोन लीजिए और अपना काम करिए, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी वन डे वन विंडो का सिस्टम बनाया कि आप ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन से आप अपना लोन लीजिए। तो ये चीज़ें जो है युवाओं को प्रेरित करती है। मेरा सबसे बड़ा कहने का मतलब ये है, देखिए रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है एक सरकारी नौकरी पा जाए और ये रोजगार से जुड़ जाए। रोजगार का मतलब ये है कि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये रोजगार है। आप पकौड़े तलने की बात को मजाक लेते हो, लेकिन पकौड़े तलने के लिए हल्दीराम के यहाँ तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बीकानेर पे तो बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो पकौड़े तलते हैं। तो जॉब जो है वो कोई छोटा नहीं है, कोई जॉब बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। सोच की फर्क है और सोच जो है वो हमें बदलनी पड़ेगी। अगर हम नए भारत की तरफ जा रहे हैं, सदी 21वीं चली हुई है, अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो हम नई सोच की बात करें, नए विजन की बात करें, मंगल पे अगर हम पहुँचे हैं तो वो हम जो है नौजवानों की वजह से, नई सोच की वजह से। मेरे सभी नौजवानों से महादेव इंडिया
आपके चैनल के माध्यम से, सभी दर्शकों के माध्यम से है कि नौजवान ही भारत को बदल सकते हैं। आप लोग सब साथ में आइए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और नए भारत का निर्माण करिए। आपको फिर से वही सोने की चीजें देखने को मिलेगी। जी, तो नौजवान चाहे तो अब हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता है, खुद की तस्वीर बदल सकता है, ये सर का कहना है। तो दोस्तों, ये आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नोएडा के जिला महामंत्री माननीय श्री गणेश जाटव जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लगातार अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, महादेव इंडिया।